नमस्कार शिक्षार्थियों, आप सभी का शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 11वीं की भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत अध्याय 6 मृदा के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि इस चर्चा के उपरांत आप सभी निम्नलिखित अवधारणाओं को समझ सकेंगे। मृदा एक मूल्यवान संसाधन, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा परिच्छेदिका, मृदा अवकर्षण, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। तो आइए अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मृदा से जुड़ी विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं, उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। अपक्षय और क्रमण के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य के मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होते हैं, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप थी अथवा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग-अलग थे? यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहां हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं, जिसे संस्तर कहा जाता है। क संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहां पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। ख संस्तर, यह संस्तर क संस्तर तथा ग संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। ग संस्तर, इसकी संरचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था की होती है
और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। मृदा, जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। आइए अब हम मृदा अवकर्षण के बारे में जानने की कोशिश करें। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। आइए अब हम मृदा अपरदन के बारे में जानने की कोशिश करें। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। आइए अब हम मृदा अपरदन के कारकों के बारे में चर्चा करते हैं। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रिया तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हो रही होती हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफी हद तक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती हैं। मृदा को हटाने व उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के 2 शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन 2 रूपों में होता है। पहला परत अपरदन और दूसरा अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर पट्टी हट जाती है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में
परिवर्तित हो जाती हैं। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्रायः बाढ़ भी आती है तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियां गिराकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक हैं। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घ काल में इसकी उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समादेशी क्षेत्रों अर्थात कमांड एरिया में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारक लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मृदाओं के उद्धरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। आइए अब हम मृदा संरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टतः मानवों द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने की प्रकृति के अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्क संगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल लवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अतिचराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए हैं। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवाकर इन्हें नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेढ़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई
आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा शस्यावर्तन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुल्याकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की और फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के अनेक योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि समरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित हैं। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती हैं। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपने मृदा एक मूल्यवान संसाधन, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा परिच्छेदिका, मृदा अवकर्षण, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण के बारे में जाना। आइए अब ये जानने का वक्त है कि आपने क्या सीखा। तो आइए और इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शंस हैं उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु या प्रौद्योगिकी। प्रश्न संख्या 2, ज्ञात करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। प्रश्न संख्या 3, जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे डैश भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। ऑप्शंस हैं उर्वर, सिंचित, उत्खात या समोच्च। प्रश्न संख्या 4, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को डैश बनाकर रोकने के प्रयास करने चाहिए। ऑप्शंस हैं सीढ़ीदार खेत,
वृक्षों की रक्षक मेखला, रोक बांधों की श्रृंखला या सिंचाई। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प मृदा अपरदन को कम करने में सहायक नहीं है? ऑप्शंस हैं समोच्च रेखा के अनुसार मेढ़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी या सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। तो प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सबने इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे और ये पाठ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम इसी पाठ के दूसरे भाग में मृदा के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।